हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। तो बच्चों देखो, हम लोग रियल एनालिसिस में सीक्वेंस का कन्वर्जेंस देख रहे थे और पिछले 3-4 वीडियोस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी उनका एक तरीके से ये उसको समरी फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समराइज करके बता रहा हूँ। तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। तो और हमने कई नए कॉन्सेप्ट भी इसमें देखे और इनको देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का छूट ही नहीं सकता। तो देखो बच्चों, आज मैं कुछ क्वेश्चन और आपके सामने लेके आता हूँ। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, बहुत सी सीरीज होती हैं जो हमें याद होनी चाहिए। देखो जैसे एक सीरीज होती है e की पावर x, ये होती 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, वैसे तो बहुत सी सीरीज का एक्सपेंशन होता है, ये सारे एक्सपेंशन मैक्लॉरिन्स थ्योरम से निकाले जाते हैं। ये सारे के सारे जो एक्सपेंशंस हैं, ये आपने पढ़ा होगा बीएससी पार्ट 1 में, मैक्लॉरिन्स थ्योरम होती है, उसकी हेल्प से ये सारे के सारे एक्सपेंशन निकाले जाते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ एक्सपेंशन याद हैं तो हमेशा याद रखो, ये जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अगर log ऑफ 1 प्लस एक्स होता है, देखो तो ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस एक्स 4 बाई 4, और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना एक बात, log 1 प्लस एक्स में एक बात ध्यान रखना कि x हमेशा -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, है ना। 1 पर इक्वल है लेकिन -1 पर इक्वल नहीं है, ये लॉग के एक्सपेंशन में ध्यान रखनी है बात। तो ये देखो 4 एक्सपेंशन ध्यान रखो, इनकी जरूरत वैसे भी मैथ्स में कई बार हमको पड़ती है। और वैसे ये सारे एक्सपेंशन मैक्लॉरिन्स, जिसको आप टेलर्स थ्योरम भी कहते हैं, वो टेलर्स थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, है ना। टेलर्स थ्योरम कई लोग इसको बोलते हैं। तो टेलर्स का एक स्पेशल केस होता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, उससे एक्सपेंशन निकाले जाते हैं। तो जरूरत पड़ने पर बता दूंगा। तो ये होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार से cos x होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो अगर मैं इसमें पहले वाले में x को मैं 1 ले लूं तो e क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा, e की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो ध्यान दो, कई बार ये लोग क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, देखो समझो ध्यान से। कई बार देखो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपको xn दे दिया और कह दिया 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल है, और कहा जाएगा कि भाई xn की लिमिट निकालिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ये आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा। बात समझे। तो ये हमारा देखो एक्शन है। देखो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्शन की देखो वैल्यू ये हो गई 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू n फैक्टोरियल। अब देखो जब आप इसको इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो देखो यही वाला केस तो बन जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल से इन्फिनिटी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी e, और e आप जानते हैं e क्या होता है, e होता है 2.718289 अप टू इन्फिनिटी होता है। तो e क्या है, 2 और 3 के बीच में है। e एक इर्रेशनल नंबर होता है, e और पाई ये दोनों इर्रेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो आ गया वो आ गया बिटवीन 2 एंड 3, है ना। तो मतलब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। इस तरीके से कोई भी सीरीज आपसे पूछी जा सकती है। एक्चुअली आगे चल के अब हम सीरीज का जब पढ़ेंगे कन्वर्जेंस तो वहां पर भी ये बातें आएंगी, लेकिन अगर थोड़ा अभी हम इसको सीख लें तो अच्छा है, कई बार इसके क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं। तो मतलब ये जो बेटा सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, देखो इसकी इन्फिनिटी पर लिमिट का आंसर आ गया। तो ये सीक्वेंस कैसी हो रही है, बोलो कन्वर्जेंट हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने इसको देखो इस सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से डायरेक्ट समझ लिया कि भाई ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट है। अब देखो इसको कन्वर्जेंट शो करने का एक तरीका और भी होता है जो कई बार किताबों में वो लोग देते हैं और हमको समझ में नहीं आता है। तो जैसे जो बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे बीएससी का या एमएससी का, तो उनके में फिर वो थ्योरेटिकली करना होगा। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो तरीका ये ठीक है, आप फटाक से लगा देंगे, लेकिन कई बार एग्जाम में हमें अपने एग्जाम पेपर में थ्योरेटिकली करना होता है, तो उसका तरीका भी मैं आपको इसको बताऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट से समझो पहले कैसे हमने आसानी से किया है इसको।
देखो जैसे मान लो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मान लो इसी में देखो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसी में देखो अगर मैं x को 1 रख दूं, मान लो इसमें मैं x की वैल्यू 1 ले लूं कि देखो x 1 हो सकता है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये log 2 हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन हो गया। अब देखो जैसे कि मान लो अगर मुझे सीक्वेंस ये दिया जाता है ना, मान लो मुझे देखो यहाँ पर सीक्वेंस ये दिया जाता, हमसे कहा जाता एक्शन है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 से लेकर के 1/n कुछ है मान लो ये, है ना, और यहाँ पर -1 की पावर n कर लो, चलो -1 की पावर n -1 कर लो, चलो है ना, कोई दिक्कत नहीं, n+1 भी कर सकते, चलो n+1 कर लो, क्योंकि n को 1 लोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, n को 2 लोगे तो सेकेंड टर्म आएगा। देखो नहीं सही तो है, पहला वाला क्या है पॉजिटिव, दूसरा वाला है नेगेटिव, हाँ सही है। n को 1 लोगे तो -1 की पावर 2 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, n को 2 लोगे तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा है मान लो ये सीक्वेंस। अब हमसे कहा गया कि इसका इन्फिनिटी पर हमको n निकालना है, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्या बना देखो ये सीक्वेंस बनेगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 ये बनेगा, -1 की पावर n+1 इंटू 1/n। अब देखो जब आप n को इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो इसका मतलब ये बन जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी, और ये वैल्यू किसकी है बोलो, ये वैल्यू देखो यहाँ पर log 2 की है, समझो ध्यान से, है ना, ये वैल्यू देखो यहाँ पर log 2 की है। अब देखो ध्यान दो log 2 की वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे कि अगर हम log e बेस e ले तो 1 होगा, है ना, और अगर हम log 1 ले लें तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर जो 2 है ना, वो देखो 2 क्या होता है, 2 होता है 1 और e के बीच में, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है ना, तो मतलब log 2 की जो वैल्यू होगी वो 0 1 के बीच में होगी, क्योंकि अगर log e बेस e है, दोनों तरफ वैल्यू सेम होती है तो log की वैल्यू 1 होती है। अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं ना तो हमेशा log की वैल्यू 1 होती है, जैसे log 10 बेस 10 1 हो गया, log 2 बेस 2 1 हो गया, log 3 बेस 3 1 हो गया। और अगर log के आगे 1 है तो चाहे बेस कुछ भी हो वैल्यू हमेशा 0 होती, ध्यान रखना। ये बात मैं ग्राफ के थ्रू भी आपको अभी 1-2 वीडियोस पहले बता चुका हूँ ये सारी बातें। तो अभी 1-2 वीडियोस पहले मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, log का ग्राफ बताया था, वहाँ पर ही मैंने समझाया था। तो log ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एनी बेस हमेशा 0 होता है, और अगर दोनों चीजें सेम है तो log की वैल्यू 1 होती है। अब देखो जो 2 है ना वो 1 और e के बीच में है, तो 2 जो आएगा ना वो 1 और e के बीच में आएगा, तो इसका मतलब log 2 की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 0 एंड 1 होगी। मतलब इसका देखो जो आंसर आया वो बिटवीन 0 एंड 1 आया, इसलिए ये सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, सॉरी सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई, क्योंकि nth टर्म की जो लिमिट आई है वो 0 1 के बीच में आई है। क्योंकि देखो ये 2 जो है ना ये 1 और e के बीच में होगा, क्योंकि e क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो ये log 1 की वैल्यू 0 और ये 1, तो ये 0 1 के हमेशा देखो बीच में आ गया। तो इस प्रकार से जो ये इस प्रकार की इनफाइनाइट सीरीज है ना उनका सम हम डायरेक्ट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। हर प्रकार की सीरीज नहीं, इस प्रकार की जो सीरीज है उनका सम हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। इससे पहले देखो तुमको मैंने क्वेश्चन कराया था 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, ये मैंने कॉची सीक्वेंस में कराया था, और ये सीक्वेंस कॉची नहीं होती, आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, उसमें फैक्टोरियल नहीं था, ध्यान रखना, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 से अप टू 1/n तक था, और मैंने बताया था ये सीक्वेंस कॉची नहीं होती, इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं होती है। वहां पर तुमको मैंने कॉची की हेल्प से देखो ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो ये क्वेश्चन भी इसी के साथ दिमाग में रखना कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/n, तो ये सीक्वेंस अगर हम इसको an माने तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, ये मैंने आपको वहां पर कराया था, कॉची के साथ में कराया था, इसको याद रखना थोड़ा, ठीक है ना। और इन चीज़ों को याद रखना कि कई बार ये इनफाइनाइट सीरीज जो होती हैं, खासतौर पे 4 जो मैंने बताई e की पावर x log 1 प्लस x sin x cos x, इसमें भी x की कोई स्पेशल वैल्यू रख करके ये हमसे पूछ लेते हैं कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है।
तो स्पेशल वैल्यू रख के पूछेंगे तो हम समझ जाएंगे ये उससे मिलती जुलती हैं और बता देंगे कि भाई कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अब देखो ध्यान दो बच्चों, अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसको हम लोग अपने प्रॉपर मेथड से भी करें। प्रॉपर मेथड मतलब देखो ये मैंने क्वेश्चन बताया था अभी आपको कि मान लो एक्शन ये है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन, ये बताया था मैंने आपको। देखो अभी बोलो बच्चों, तो अप टू 1/n फैक्टोरियल, ये मैंने समझाया था आपको भी। और मैंने बताया था कि भाई इसकी जो लिमिट है xn n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये क्या होगी, ये मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया था। अब देखो इसको हम इसी क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से देखें। देखो ध्यान दो, जैसे कि आपके अगर एग्जाम में आ जाए, आपके बीएससी एमएससी के एग्जाम में आ जाएगा तो उसे आपको प्रॉपर मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या तरीका होगा समझो ध्यान से। जैसे कि हमें इंफिनिटी पर लिमिट निकालनी है और ये शो करना है कि शो दैट लिमिट ऑफ xn, ठीक है, लाइज बिटवीन 2 and 3। मान लो ये हमें शो करना है कि xn की लिमिट 2 और 3 के बीच में है। वही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखा, कई बार n टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं लिखते हैं, मतलब वही होता है सीक्वेंस के केस में, हमेशा ध्यान रखना। तो मान लो बच्चों ये हमें क्वेश्चन देखो यहां पर बेटा करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें ये शो करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, सॉरी ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसके पहले मैंने बताया था अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और बाउंडेड है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है तो ऐसे केस में वो कन्वर्जेंट होती है। इसका यूज पहले भी मैं कई बार कर चुका हूं, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, मोनोटोनिक का मतलब या तो वो इंक्रीजिंग है या वो डिक्रीजिंग है, ठीक है, और बाउंडेड है तो वो सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है। तो पहले हम इसको मोनोटोनिक दिखाएंगे, मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाएंगे। और उसका तरीका देखो ये होता है कि ये जैसे हमें xn मालूम है, तो मैंने बताया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए आपको xn+1 निकाल लेना चाहिए। तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल से लेकर के 1 ये n फैक्टोरियल होगा और एक टर्म और होगा n+1 फैक्टोरियल भी होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक काम करो, xn+1 माइनस xn को निकालो, इसमें से इसको माइनस करो। तो जब आप इस में से इसको माइनस करोगे तो केवल एक टर्म बचेगा n+1 फैक्टोरियल, और ये कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। यानी कि हम कह सकते हैं xn+1 ग्रेटर देन xn हो गया, यानी ये सीक्वेंस देखो इंक्रीजिंग हो गया। मैंने बताया था बेटा कि अगर कभी भी xn+1 xn से बड़ा हो जाएगा तो मतलब सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें n को रखो 2 तो x2 x1 से बड़ा, n को रखो 3 तो x3 x2 से बड़ा, तो हर टर्म अपने पिछले वाले टर्म से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है, इंक्रीजिंग है, यानी ये मोनोटोनिक हो गया। अब हम इसको बाउंडेड भी देखो शो करना चाहेंगे। देखो इसको बाउंडेड कैसे शो किया जाए, समझो जरा ध्यान से। देखो है ना, इंक्रीजिंग शो कर दिया, अब इसको हम बाउंडेड भी शो करेंगे। तो कैसे शो करेंगे समझो। देखो जैसे ये जो सीक्वेंस हमारा है देखो कुछ इस प्रकार का है, ये 1/3 फैक्टोरियल आएगा प्लस 1/4 फैक्टोरियल आएगा प्लस 1/n फैक्टोरियल आएगा। देखो समझो ध्यान से। देखो जैसे इसको तो 1 ही लिखा रहने दे, इसको भी 1 ही लिखा रहने दे, इसको 1/2 लिखा रहने दे। देखो ध्यान दो, ये जो है ना 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, 1/6 हो गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो गया। अगर हम इसकी जगह मान लो 1/2 स्क्वायर लें, यानी 1/4, तो 1/3 फैक्टोरियल जो है ये इससे लेस हो जाएगा,
समझो, क्योंकि इसका मतलब 1/6 और इसका मतलब 1/4, तो ये 1/6 1/4 से छोटा होगा। तो 1/3 फैक्टोरियल इससे लेस हो गया। इसी प्रकार 1/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना हुआ? 24 हुआ। तो 1/24 ये क्या हुआ? 1/2 की पावर 3, तो ये इससे छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब इसको लेस कर दें, इसकी जगह ले लें 1/2 स्क्वायर, इसकी जगह ले लें 1/2 की पावर 3, क्योंकि ये इससे लेस है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है। ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो हमारी सीरीज है, ये देखो 1/n फैक्टोरियल को 2 की पावर n-1 से लेस कर देंगे, है ना। तो ये सारे टर्म देखो इससे लेस हो गए, है ना। तो इसलिए हमने देखो यहाँ लेस का सिंबल लगा दिया। अब देखो ये इक्वल टू, इसको देखो ये क्या हो गया, ये यहां से यहां तक देखो एक जीपी हो गई, ये देखो एक जीपी हो गई, और जीपी का सम देखो, ये जीपी के n टर्म्स हैं। ये क्या है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 से 2 की पावर n-1 जा रहा है, तो जीपी के ये n टर्म्स का सम है। तो n टर्म का सम क्या होता है? a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो a कितना हो गया? 1, और r कितना हो गया? r का मतलब कॉमन रेशो, कॉमन रेशो कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस आर का मतलब 1/2। तो देखो ये 1/2 बचेगा, तो 1/2 बचेगा, 2 ऊपर पहुंचेगा, तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n हो जाएगा। ध्यान दो, तो देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 की पावर n हो गया। अब देखो अगर आप ध्यान दो, अगर आप n को इन्फिनिटी ले जाओगे, है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। देखो 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया? 0। तो अगर आप n को इन्फिनिटी ले जाओगे, है ना, अगर आप n को इन्फिनिटी ले जाओगे, क्योंकि हमें n को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो क्या होगा? देखो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 1 - 0, तो ये हो जाएगा 3। तो मतलब अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये पूरी लिमिट 3 से छोटी हो जाएगी। तो लिमिट ऑफ xn n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो देखो लेस देन 3 हो जाएगी। इसका मतलब देखो ये बाउंडेड हो गया, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि अपर बाउंड मिल गया और इंक्रीजिंग भी है, तो अपर बाउंड मिल गया, इंक्रीजिंग भी, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट हो गया। और 3 से छोटी हो गई, देखो इसकी लिमिट क्या हो गई? 3 से छोटी हो गई। और हाँ देखो xn जो है ये 2 से बड़ा तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर आप इसका फर्स्ट टर्म भी लोगे तो 1 + 1/1, है ना। देखो ये ऐसा कि अगर आप x1 भी निकालोगे तो x1 क्या आएगा? 1 + 1/1 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। तो पहला टर्म 2 से बड़ा है, क्योंकि अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो सबसे पहला टर्म ही उसका सबसे छोटा टर्म होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और अगर इंक्रीजिंग है ना, अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो सबसे पहला टर्म ही उसका सबसे स्मॉलेस्ट टर्म होता है, ठीक है। और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो सबसे पहला टर्म उसका सबसे बड़ा टर्म होता है, ये बात मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, है ना। इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो जो x1 है वो सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म हो गया। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो इन्फिनिटी पर लिमिट होगा xn वो 2 से बड़ा होगा, है ना, वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि पहला टर्म ही जो है वो 2 के बराबर है। क्योंकि देखो x1 का मतलब ये तो 1 है, जैसे कोई यहाँ पर 1 से n तक टर्म है, तो x1 का मतलब केवल यहाँ से पहला टर्म लोगे, है ना, केवल यहाँ से फर्स्ट टर्म लोगे तो 1 + 1 वो 2 हो जाएगा। तो जो xn की लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वो 2 से बड़ी आएगी, ये कंफर्म है, और वो 3 से छोटी आएगी, ये भी देखो यहाँ पर कंफर्म है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये लिमिट 2 और 3 के बीच में आएगी, और चूंकि इंक्रीजिंग है और कन्वर्जेंट भी है, तो इसका मतलब सॉरी इंक्रीजिंग है और बाउंडेड भी है, इसका मतलब ये xn की जो लिमिट है ये 2 और 3 के देखो यहाँ पर बीच में आ गई, मतलब ये कन्वर्ज करेगी, मतलब इसकी लिमिट कुछ ना कुछ मिलेगी और वो 2 और 3 के बीच में होगी। क्योंकि देखो इसके इन्फिनिटी तक अगर हम जाएंगे तो सारे टर्म 3 से छोटे हो जाएंगे, और हमें इन्फिनिटी पर ही इसकी लिमिट चाहिए। तो इन्फिनिटी पर जब आप वैल्यू लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये देखो 3 से लेस हो गया, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है।
तो इसका मतलब इन्फिनिटी पर जाते ही इसकी जो लिमिट है वो 3 से कम हो जाएगी, मतलब ये अपर बाउंड हो गया एक तरीके से, 3 कह सकते हैं इसका, और 2 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये देखो हमने इसको मेथड से भी यहाँ पर प्रूव कर दिया, जो आपके बीएससी या एमएससी में पूछा जा सकता है। अदरवाइज कंपटीशन में थ्योरेटिकल का कोई मतलब नहीं होता है, कंपटीशन में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं, और उसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था, उससे हम डायरेक्ट करेंगे। इस प्रकार की इनफाइनाइट सीरीज जब भी हमारे सामने आएंगी तो हमेशा उसको हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। ये इंपॉर्टेंट सवाल मैंने बताया जो अलग प्रकार का होता है कुछ। ठीक है बच्चों, तो बाकी सवाल करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।